आज हम बात करेंगे लीनियर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज अर्थात सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। आज हम रेखीय सिद्धांत पे बात करेंगे। ये तो हम जानते हैं कि समाज में परिवर्तन निरंतर होता रहता है और इस परिवर्तन को अलग अलग विद्वान समय समय पर अलग अलग ढंग से समझने की बात कहते रहे हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं। वर्तमान समय में भी हम ये परिवर्तन देख रहे हैं। इस परिवर्तन को समझने के लिए हम उसके रेखीय रूप को जिन विद्वानों ने बताया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर परिवर्तन की बात जब हम करते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है कि एक सीधी रेखा में चलने वाला परिवर्तन, जो हम ये देखते हैं शुरुआत में सरल तरीके से रहता है, धीरे धीरे वो जटिल हो जाता है। अगर हम पुराने समय के समाज को भी देखते हैं तो पहले सरल समाज था, धीरे धीरे वो जटिल की तरफ चला गया। इसी तरह से पहले निम्न स्थिति में था, फिर धीरे धीरे उच्च स्थिति में पहुंच जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं शुरुआत में सजातीयता का दृष्टिकोण रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो विजातीयता की तरफ जाता है। पहले गांव बनते हैं, धीरे धीरे वो गांव परिवर्तित होकर नगरों की तरफ डेवलप हो जाते हैं। यानी हम कह देते हैं सिंपल सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में बदलना, सजातीयता से विजातीयता में बदलना, मतलब ऐसा रूप जिसमें साधारण दृष्टिकोण दिखाई देता है वो शुरुआत में रहता है, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ वो जटिल होता जाता है। लोग पहले सिंपल ढंग से बातें करते थे, सिंपल ढंग से व्यवहार करते थे, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ उसमें वर्तमान समय में इतनी अधिक जटिलताएं आ गई कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। सामाजिक परिवर्तन का जो रेखीय सिद्धांत है इसी बात पर ध्यान देता है, इसी बात को उजागर करता है। इस विचारधारा पर, इस सोच पर, इस सिद्धांत के समर्थक जो कहे जा सकते हैं उसमें हम अगस्त कोंत का नाम ले सकते हैं, कार्ल मार्क्स का नाम ले सकते हैं, स्पेंसर का नाम ले सकते हैं, इमानुएल दुर्खीम का नाम ले सकते हैं, जो इसके समर्थक कहे जाते हैं। उन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। हम बात करते हैं अगर उद्विकास की, प्रगति की, उन्नति की, जो इस तरह की प्रक्रियाएं हैं। अगर हम उद्विकास की बात करते हैं तो उद्विकास का मतलब ये अपने आप होने वाला जैविकी परिवर्तन है। यानी पहले साधारण संरचना के जीव थे, धीरे धीरे उनमें जटिलताएं आती गई। मतलब जैसा कि माना जाता है हम साधारण हमारे स्ट्रक्चर था, धीरे धीरे उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ आने लगी। तो उद्विकासी जो सोच है, उद्विकासी धारणा है, उद्विकासी जो प्रक्रिया है, जो जैविक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत वो प्रक्रिया वापस लौटती थोड़ी है। इसी तरह से हम उन्नति की बात करते हैं, भले ही वो उन्नति की बात हम आर्थिक आधार पर करते हैं, लेकिन वो प्रक्रिया या जिसको हम इंग्लिश में एडवांसमेंट कहते हैं, तो प्रक्रिया जैसे किसी के पास पहले 100 रुपये हैं, 200 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, लाख हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि वो उल्टी चलने लगेगी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि उन्नति भी एक तरह से रेखीय परिवर्तन से जुड़ी हुई बात है। इसी तरह से प्रगति का दृष्टिकोण है, हालांकि वो नैतिक से जुड़ी हुई है, लेकिन प्रगति भी यानी किसी देश की, किसी समाज की प्रगति हमको निरंतर दिखाई देती है। अर्थात ये भी एक तरह का रेखीय, ये पीछे और जाने वाली बात नहीं है। पीछे ये विकास की बात करें, प्रगति की बात करें या फिर उन्नति की बात करें, ये पीछे जाने वाले प्रक्रियाएं नहीं। अगर हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी की, तो 19वीं शताब्दी में जब औद्योगिकरण डेवलप होना शुरू हो गया, आप्रवास की बात आई, नगरीकरण की बात आई, वैज्ञानिक आविष्कारों की बात आई, शिक्षा में सुधार की बात आई, स्वास्थ्य की सुविधाओं में वृद्धि की बात आई। इसके साथ साथ ये रूप हमको अनेक चीज़ों में देखने में आया। यानी हम कह सकते हैं कि इन प्रक्रियाओं की शुरुआत हुई जिससे डेवलपमेंट तेज़ी से आगे बढ़ने लगा, जिससे यूरोपियन के मन में और विश्व के अनेक देशों के मन में ये विश्वास डेवलप होने लगा कि हम जो प्रगति करेंगे निरंतर वो प्रगति में इजाफा ही होता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी, वो आगे ही बढ़ती रहेगी। क्योंकि 1750 से 1850 के बीच जो औद्योगिक क्रांति हुई, खासकर इंग्लैंड में जो क्रांति हुई, उस क्रांति के फलस्वरूप वहाँ की दशा धीरे धीरे चेंज होने लगी। फ्रांस की क्रांति हुई, मतलब इन क्रांतियों के फलस्वरूप डेवलपमेंट शुरू हुआ। इंग्लैंड ही नहीं, फ्रांस ही नहीं, बल्कि अनेक देशों में ये चीज़ डेवलप होने लगी।
तो इससे यूरोपियन के मन में एक विश्वास सा डेवलप होने लगा कि हम आगे और आगे बढ़ सकते हैं। अत्यधिक उपलब्धि ने इन वर्षों में जो मानवीय क्षमता थी, स्किल्स थी, कौशल था, वो नियति में एक विश्वास सा डेवलप होने लगा। लोग ये सोचने लगे कि हम अगर अपने कौशल का विकास करेंगे, मानवीय क्षमता का विकास करेंगे, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं और इससे हम विकास प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। मतलब कहने का कि रेखी सिद्धांत को यहाँ पर एक तरह से सहारा मिला। कोंत ने, अगर हम कोंत को समझने का प्रयास करते हैं, चूँकि कोंत भी रेखी सिद्धांत के समर्थक कहे जाते हैं, कोंत ने अपने जो लॉ ऑफ 3 स्टेज का जो सिद्धांत दिया था वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, रेखी सिद्धांत के आधार पर। कोंत ने जो पहली अवस्था बताई वो धार्मिक स्तर बताया, जिसमें उनका कहना था कि शुरुआत के समय में मनुष्य समाज ये देखा जाता था कि वो धर्म पे बहुत विश्वास करता था, ईश्वर पे बहुत विश्वास करता था और ईश्वर के संदर्भ में समझने की बात करता था। अर्थात ये मानता था कि ईश्वर ही सब कुछ करता है, यानी शुरुआत के समय में उसको ईश्वर पर सबसे अधिक आस्था थी, उसको ही मतलब धार्मिक स्तर उन्होंने कहा। धीरे धीरे वो द्वितीय स्तर, सेकंड स्टेज में पहुंचा, जब उसको लगने लगा कि इन अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब बच्चे बीमार होते हैं, फसल नष्ट हो जाती है, उस समय हम ईश्वर की पूजा करते हैं तब भी कुछ नहीं होता। उस समय हम इन अलौकिक शक्तियों को मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता। तो ऐसे में मनुष्य समाज ने सेकंड स्टेज में देखा कि कोई अलौकिक शक्ति नहीं बल्कि कोई अमूर्त शक्ति है जो हम सबको चलाती है और हमारे अंदर चेंज लाने का प्रयास करती है, यानी कहा जाए हमारे डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है। तो वो उन अलौकिक शक्तियों को छोड़कर अमूर्त शक्तियों पर विश्वास करने लगा और अमूर्त शक्तियों के हिसाब से अपने आप को डेवलप करने लगा। मतलब कहने का कि उसने धीरे धीरे ईश्वर पर विश्वास करना, अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करना, धर्म पर विश्वास करना कम कर दिया या ना के बराबर करने लगा, बल्कि वो मानने लगा कोई ना कोई शक्ति है जो हमको चलाती है और उस शक्ति पर विश्वास करने लगा। फिर तीसरी स्टेज आई जब उसको ये लगने लगा कि ये भी ठीक नहीं है, तो वो एक वैज्ञानिक स्तर था। वैज्ञानिक इसको इसी के आधार पर बाद में उन्होंने पॉजिटिविज्म की बात कही। उनका मानना था कि जो भी घटनाएं घटती हैं उनकी व्याख्या हम धर्म से, ईश्वर से, अलौकिक शक्तियों के आधार पर नहीं कर सकते, बल्कि हम उसको प्रत्यक्ष रूप से देख के, उसका अवलोकन करके कार्य कारण के संबंध के आधार पर उसको समझने का प्रयास करें। हमको कोई बाहर वाला नहीं चलाएगा, हम खुद ही चलाएंगे जब हम देखेंगे किसी घटना का कारण क्या है। कारण के आधार पर हम समझने का प्रयास करें। अगर फसल अच्छी नहीं हुई, उसका कारण है कि वहाँ पर पानी सही से ढंग से गया नहीं, इसके लिए पानी का इंतजाम करें, ट्यूबवेल लगाएं। अगर हमको कुछ प्रॉब्लम है, यानी बीमार हो गए बच्चे, तो उसको डॉक्टर को दिखाएं, ना कि झाड़ फूँक करें, ना कि पूजा पाठ करें, क्योंकि जब तक डॉक्टर को नहीं दिखाया जाएगा, यानी डॉक्टर दवाई देगा तभी इलाज होगा। तो इस बात को उन्होंने समझाने का प्रयास किया, अर्थात वैज्ञानिक नियमों और तर्कों की बात की जाने लगी। और वर्तमान में देखा जाता है तो लॉ ऑफ 3 स्टेज की जो बात थी वो काफ़ी हद तक सही बात दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यानी जो कोंत ने बात कही, एक तरह से वो लीनियर थ्योरी का दृष्टिकोण, यानी निरंतर व्यक्ति के दिमाग में ये चेंजेस आते जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम स्पेंसर की बात करते हैं, स्पेंसर विशेष रूप से डार्विन से बहुत प्रभावित थे। डार्विन की सोच को ही उन्होंने आगे बढ़ाया। डार्विन का जो प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत था उसको विशेष रूप से वो प्रभावित थे। वो ये मानते थे कि जीवों में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है, कि वो लड़ते हैं एक दूसरे से और उसमें जो सबसे श्रेष्ठ होता है वही सफल होता है। अर्थात वो प्राणी बचते हैं जो इस जीवन के संघर्ष में मजबूत होते हैं और वो अपने आप को माहौल के हिसाब से अनुकूलित कर लेते हैं, यानी वो शक्तिशाली होते हैं और वो प्रकृति के ज़्यादा अनुकूलित होते हैं। जबकि इसमें देखा जाता है कि बहुत सारे कमज़ोर प्राणी मर जाते हैं। चूँकि हम यानी मनुष्य भी एक प्राणी है और मनुष्य साथ में एक सामाजिक प्राणी है, अतः स्पेंसर साहब ने समझाने का प्रयास किया कि उनके जो प्रवरण का सिद्धांत था डार्विन का, तो उसको उन्होंने कहा प्रवरण या जन्म मृत्यु की दर जो है ना सामाजिक कारकों से प्रभावित होती है। यानी सामाजिक कारक में जैसे हम कह सकते हैं प्रथाएं हैं, मूल्य हैं, आदर्श हैं, का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। मतलब हम देखते हैं कि समाज में जो प्रथाएं हैं,
परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, मूल्य हैं, आदर्श हैं, उन सब का मनुष्य के समाज पर, मनुष्य के व्यवहारों पर प्रभाव पड़ता है। तो उसमें इन प्रथाओं के कारण जो श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ मनुष्य होता है, वो बचता है। इस आधार पर उन्होंने प्रजातियों की बात भी की कि जो श्रेष्ठ प्रजाति है, हालांकि वर्तमान में इस प्रजाति के आधार पर इस तरह का भेदभाव करना उचित नहीं है, लेकिन स्पेंसर साहब का जो दृष्टिकोण था, उनका कहना था जो श्रेष्ठ है वो प्रगति करते हैं, वो समाज का निर्माण करते हैं और परिवर्तन लाते हैं, परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को से उन्नत होती है, यानी हम जो नई पीढ़ी की बात करते हैं तो जो नई पीढ़ी है वो पुरानी से श्रेष्ठ होगी। इस आधार पर वो आगे सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से हम अगर हम बात करते हैं तो ये सिद्धांत ये मानता है कि श्रेष्ठ ही समाज में परिवर्तन लाते हैं, जबकि जो कमज़ोर होते हैं, एक तरह से जिनके शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है, वो परिवर्तन लाने का काम नहीं करते, बल्कि वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ इसी से इस सिद्धांत के समर्थन में वेवलेन की बात अगर हम करते हैं तो वेवलेन ने भी सामाजिक परिवर्तन का जो प्रौद्योगिकी सिद्धांत दिया था, वो विशेष रूप से सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी दशाओं को उत्तरदायी माना उन्होंने। ये जो प्रौद्योगिकी, इसको उन्होंने प्रौद्योगिकी निर्णयवाद का दृष्टिकोण भी दिया। वेवलेन ने कहा था कि मानव में पहली स्थिर कुछ मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जिसमें कि कम परिवर्तन होता है। ये जो मूल प्रवृत्तियों में कम परिवर्तन होती है, ना के बराबर परिवर्तन होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो मनुष्य की जो आदतें हैं, जो उसके विचार हैं, उसकी जो मनोवृत्तियाँ हैं, उनमें परिवर्तन होता है। और ये जो आदतें हैं उनमें जो परिवर्तन होता है, उन परिवर्तन के कारण ही सामाजिक परिवर्तन होता है। मानव की जो आदतें हैं वो आदतें भौतिक पर्यावरण पर निर्भर हैं। जैसा भौतिक पर्यावरण होगा और वैसा ही वो चेंज हो जाएगा। विशेषकर जो भौतिक पर्यावरण प्रौद्योगिकी आधार पर हम कह सकते हैं, अर्थात जैसा वहाँ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट रहेगा, यानी प्रौद्योगिकी में परिवर्तन अगर होता है तो आदतों में भी परिवर्तन होता है। और मानव जिस प्रकार की कार्यविधि द्वारा अपना जीवन यापन करता है, वैसी उसकी आदतें बन जाती हैं। आदतें एक निश्चित प्रकार का जीवन जीने के लिए मजबूर करती हैं। मतलब जो मनुष्य की आदतें हैं वो निश्चित तरह का जीवन जीने की बात करती हैं। जैसे कि आदतें धीरे धीरे स्थापित होकर संस्थाओं का निर्माण करती हैं, और ये संस्थाएं ही सामाजिक ढांचे का निर्माण करती हैं। हमारा जो सामाजिक ढांचा है उसका निर्माण करती है, जिससे सामाजिक परिवर्तन होता है। मतलब पहले मनुष्य साधारण प्रौद्योगिकी में से कृषि करता था। अगर हम बात करें पुराने ज़माने की, पुराने काल की, तो साधारण ढंग से कृषि करता था। लेकिन जैसे जैसे नए आविष्कार हुए और उन आविष्कारों से वो धीरे धीरे अपने अंदर परिवर्तन करने लगा, यानी भौतिक पर्यावरण में बदलाव आया और उन बदलावों से कृषि में सुधार हुआ और वो ट्रैक्टर का प्रयोग करने लगा, तो उसके अनुरूप उसकी आदतें डेवलप होने लगी। तो एक तरह से ये सिद्धांत भी रेखीय सिद्धांत का समर्थन करता है। तीसरी तरफ एक जो मार्क्स का सिद्धांत है, जो सामाजिक परिवर्तन का विशेष सिद्धांत कहा जाता है, वो प्रतिपादन एक तरह से उन्होंने जो इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया, वो प्रौद्योगिकी का दृष्टिकोण ना कह के उन्होंने एक तरह से केवल आर्थिक दृष्टिकोण की बात कही। उनको प्रौद्योगिकी का जो दृष्टिकोण है वो अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने उसको माना, जबकि वेवलेन उसको प्रत्यक्ष रूप से मानता था। वे एक तरह से पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके समाजवाद, वर्गविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। अर्थात एक तरह से पक्षपाती दृष्टिकोण था। इस कारण से उनका सिद्धांत में ये चीज़ दिखाई पड़ती है कि वो विशेष रूप से पूंजीवाद को समाप्त करना चाहते थे। इस कारण से उनका सिद्धांत बहुत ज़्यादा कुछ लोगों ने नहीं माना, कुछ लोगों ने माना। वे सामाजिक परिवर्तन के लिए वर्ग संघर्ष की बात करते, वर्ग संघर्ष को आवश्यक मानते थे। ये मानते थे जब तक वर्ग संघर्ष नहीं होगा तब तक ये चेंजेस नहीं आएगा। एक तरह से प्रौद्योगिकी का जो दृष्टिकोण है उनके लिए गौण टाइप की बात थी या अप्रत्यक्ष तरह की बात थी। आर्थिक संरचना को और सामाजिक सांस्कृतिक संरचना का आधार मानते थे। मतलब जो आर्थिक संरचना की बात करते थे उसी के आधार पर चेंजेस की बात करते थे। एक तरह से हम यहाँ पर ये कहें कि जो मार्क्स का सिद्धांत था, वो मार्क्स का सिद्धांत अपने आप में रेखीय सिद्धांत का एक रूप प्रस्तुत करता है। रेखीय सिद्धांत अपने आप में सही है, सरल से जटिल, निम्न से उच्च, सजातीय से विजातीय, अपने आप में सही है। लेकिन कई लोगों ने इसकी आलोचना भी की है, क्योंकि ये माना जाता है कि
जब हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम ये देखते हैं कि इतना ज़्यादा उस समय तक डेवलपमेंट यूरोपियन समाज का हो चुका था, लेकिन उस विश्व युद्ध से इतनी तबाही आई तो ऐसे में उस तबाही से सब कुछ नष्ट हो गया। अगर ये डेवलपमेंट आगे बढ़ता है तो ऐसी तबाही भी तो आ सकती है, चाहे वो तबाही मानव के खुद के जरिए आए या प्राकृतिक रूप से आए, तो उसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसे में ये सिद्धांत यहाँ पर फेल हो जाता है। खासकर यहाँ पर जो स्पेंगलर की जो किताब थी डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में यही उन्होंने बताया था कि एक पर्टिकुलर समय के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसका पता हो जाता है, एक पीक पे जाके, एक उच्च स्थान पर जाके वो नीचे आने लगता है। जैसे कि वर्तमान समय में हम कोरोना काल की बात करते हैं तो हमारे जितने भी विकसित देश हैं या पश्चिमी देश हैं उनमें बहुत अधिक डेवलपमेंट हो चुका है। ऐसे में कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई है या प्रॉब्लम आ रही है वो उन विकसित देशों में ही आ रही है, यानी कोरोना के केसेस सबसे ज़्यादा टोटल रूप में अगर देखा जाए तो उन्हीं देशों में है, जिसके कारण वो पतन के कगार पे जा रहे हैं। तो ये भी अपने आप में रेखी सिद्धांत के खिलाफ बात जाती है। मतलब रेखी सिद्धांत तो कहता था कि डेवलपमेंट होता है और होता रहेगा और निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, जबकि यहाँ पर ये एक तरह से चक्रीय सिद्धांत की जो बात है वो ज़्यादा क्लियर होती है, जो कि स्पेंगलर साहब ने कही थी। क्योंकि कोरोना के कारण जो तबाही आई उससे हम अमेरिका की बात करते हैं, ब्राज़ील की बात करते हैं, अनेक विकसित देशों की बात करते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो चुका था। तो ऐसी निगेटिव एक्टिविटीज़ होती थी जिसके ज़रिए लोगों ने उस चीज़ का ध्यान नहीं रखा और आज एक महामारी के रूप में फैल गई है। तो ऐसे में जो रेखी सिद्धांत हुआ वो फेल हो जाता है। वो बात ठीक है, रेखी सिद्धांत फेल होता है। अब अगर हम बात करें केवल सामाजिक परिवर्तन की, तो सामाजिक परिवर्तन का जो दृष्टिकोण हमको दिखाई पड़ता है तो उसमें कुछ बातें दिखाई पड़ती हैं। रेखी सिद्धांत तो अपनी जगह स्थान रखता है, लेकिन चक्रीय सिद्धांत उसका विरोध करता है। सामाजिक परिवर्तन में हमको कई चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं समाजशास्त्र के उदय के समय से ही सामाजिक गतिशीलता पर ध्यान दिया गया, उसके अध्ययन पर जोर दिया गया। और 19वीं शताब्दी से सामाजिक परिवर्तन की इतिहासवादी, उद्विकासवादी दृष्टिकोणों की बात भी की गई। इसके साथ साथ सामाजिक व्यवहार, संरचना, सांस्कृतिक विशेषताओं में परिवर्तन की बात भी की गई। कहने का मतलब ये है ना कि सामाजिक परिवर्तन पर शुरुआत से ही ध्यान दिया गया, सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन पर, सामाजिक गतिशीलता के अध्ययन पर जोर दिया गया। परिवर्तन को एक माना गया कि एक तरह की वस्तुपरक धारणा है और इसमें उद्विकास भी है, उन्नति भी है, प्रगति की धारणा सम्मिलित है। उद्विकास को हम ये मानते हैं कि वो एक जैविक है, उन्नति को मानते हैं ये आर्थिक है और प्रगति को मानते हैं ये भौतिक है। सामाजिक परिवर्तन में हम कुछ आंतरिक स्रोत मानते हैं जिसमें संघर्ष है, तनाव है, नियोजन है, सांस्कृतिक आधार और आविष्कार भी हैं। जबकि बाह्य में मानते हैं सामाजिक के साथ साथ हम भौतिक दशाएं मानते हैं। सामाजिक परिवर्तन में पारिस्थितिकी की बात भी आती है, प्राणीशास्त्री की बात भी आती है, आर्थिक भी बात भी आती है, प्रौद्योगिकी की बात भी आती है और सांस्कृतिक कारकों की भूमिका मुख्य रूप से दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ वैज्ञानिक आविष्कारों और सांस्कृतिक प्रसारण के कारण भी परिवर्तन अत्यधिक तीव्र गति से होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांतों के बारे में हमने यहाँ पर जिक्र किया। आज हमने केवल रेखीय सिद्धांतों पर जिक्र किया, लेकिन रेखीय सिद्धांत में अपनी कुछ कमियां दिखाई पड़ी और जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान स्थिति में भी हमको रेखीय सिद्धांत की कमियां बिल्कुल सही सी लगती हैं, क्योंकि निरंतर चेंज हुए, सरल से जटिल हुए, लेकिन एक सीमा होती है जो चक्रीय सिद्धांत, जो स्पेंगलर कहता है, और अपने आप में वो चीज़ वर्तमान समय में दिखाई दे रही है। आगे फिर बात करें।